नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। एक दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे दर्जा प्राप्त मंत्री प्रकाश हारबला ने नगर निगम सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रकाश हारबला ने शहर को साफ सुथरा और पर्यावरण को भी शुद्ध रखने के लिए चर्चा की। इस दौरान प्रकाश हारबला ने कहा है कि रुद्रपुर शहर में पहले कूड़ा निस्तारण का कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब नगर निगम के पास कूड़ा निस्तारण के लिए प्लांट लगा दिया गया है, जिससे शहर में वातावरण शुद्ध हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सिडकुल की फैक्ट्रियों को भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी एनजीटी के मानकों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर पहुंचे राज्य मंत्री प्रकाश हारबला, जहां उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही साथ कहा है कि शहर की सफाई रोजाना होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब विकल्प है, एक प्लांट लगा दिया गया है। इसीलिए नगर निगम लगातार शहर की साफ सफाई पर ध्यान दे। साथ ही साथ अगर प्रदूषण बढ़ रहा है तो उस पर भी ध्यान दिया जाए। तो रुद्रपुर पहुंचे दर्जा प्राप्त मंत्री प्रकाश हारबला, जहां उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई, चाहे वो शहर में साफ सफाई को लेकर हो, कूड़ा निस्तारण को लेकर हो, या फिर पर्यावरण शुद्धि के लिए हो। कि नगर में स्वच्छता कैसे बढ़े, नगर कैसे स्वच्छ हो, इन मुद्दों को लेकर बैठक है। आज वेस्ट केवल एक हम कूड़ा जिसे कहते हैं वही नहीं है, सॉलिड वेस्ट में है, बायोमेडिकल है, हैजर्ड वेस्ट है, ई वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है। इन सब का कैसे निस्तारण हो, इसके संबंध में बैठक थी। सभी डिपार्टमेंट भी यहाँ आए हुए हैं, जो जिसका योगदान हो सकता है, जिसका वो है। और जहाँ तक रुद्रपुर की बात है, रुद्रपुर में पिछले वर्षों से आप देखेंगे, खुद आप यहाँ के पत्रकार आप देखते होंगे, कुछ आपको सुधार दिखता होगा, कुछ सफाई की ओर नगर बढ़ रहा है। लेकिन ये हो सकता है गति आपको थोड़ी कम लगे, वो गति ना हो, लेकिन धीरे धीरे जो है मुझे लगता है कि जो अगर पुराना कूड़े का ढेर हमने ख़त्म कर दिया तो रुद्रपुर की आधी समस्या हमने हल कर दी। क्योंकि जब भी यहाँ आओ तो लोग एनएच के किनारे एक पहाड़ पे जरूर ले जाया करते, तो कहते हैं भाई साहब ये दो, उसके लिए व्यवस्था करी है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी शाहिद खान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाहिद, रुद्रपुर में लगातार साफ सफाई को लेकर जो मंत्री हैं वो काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। प्रकाश हारबला भी यहां पहुंचे हैं, नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत की। आगे क्या तैयारी है प्रशासन की, सरकार की और नगर निगम के अधिकारियों की? आगे बताऊंगा। आज एक दिवसीय दौरे पे दर्जा मंत्री प्रकाश हारबला नगर निगम पहुंचे थे। उन्होंने साथ ही साथ जितने पार्षद है अधिकारियों के साथ मीटिंग की। और यहाँ पे जिस तरीके कूड़े की सबसे निस्तारण की समस्या सबसे ज्यादा थी, तो उनके द्वारा ये भी बताया गया कि यहाँ पे निस्तारण की मशीन लगा दी गई है, और जो कूड़ा होगा वो गीला कूड़ा अलग जाएगा, और जो सूखा कूड़ा है वो खाद के लिए यूज किया जाएगा। और साथ ही साथ नगर निगम में सफाई व्यवस्था के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हर वार्ड के अंदर डोर टू डोर जो कूड़ा उठाया जा रहा है, समय से गाड़ी जो अधिकारी जो लोग नहीं ले आ रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल शहीद, फिलहाल की अगर बात की जाए तो रुद्रपुर में साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है, और जो एनजीटी को नियमों का उल्लंघन कर रही है कंपनी या फिर फैक्ट्री, उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल बताऊंगा। जिस तरीके से यहाँ देखा जाता है, नगर निगम के द्वारा जो सफाई व्यवस्था की जो बात की जाती है, सिर्फ वो बातों में जब अधिकारी आते हैं, मीटिंग लेते हैं या मंत्री लोग आते हैं, तो एक आध दिन यहाँ पे सफाई व्यवस्था ढंग से की जाती है। उसके बाद लगातार यहाँ पे गंदगी का ढेर पड़ा जाता है, और प्रशासन की तरफ से इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो रुद्रपुर में नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक ली राज्य मंत्री प्रकाश हारबला ने, और साफ सफाई को लेकर चर्चा हुई है, कूड़ा निस्तारण को लेकर चर्चा हुई है, एनजीटी के नियमों को जो ताक पर फैक्ट्रियां रख रही हैं, जो कंपनियां रख रही हैं, उनके खिलाफ कैसे एक्शन लेना है, कब लेना है और किस तरह के उन्हें नोटिस देने हैं, इन सभी बातों पर चर्चा हुई है। दरअसल रुद्रपुर को साफ सुथरा रखने के लिए पहले भी कदम उठाए गए हैं और अब भी लगातार निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, तमाम दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अब देखना होगा कि रुद्रपुर में क्या वाकई ये जो अभियान है वो सफल हो पाएगा, क्योंकि लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है। लोगों से ये अपील की जाती है कि वो कूड़े को जब कूड़ा लेने वाली गाड़ियां आती हैं उसमें ही फेंके, इधर उधर ना फेंके। पहाड़ों के आसपास साफ सफाई होनी चाहिए, रोडों के किनारे साफ सफाई होनी चाहिए, वहीं हर वार्ड में साफ सफाई पर्याप्त होनी चाहिए।
कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर हरिद्वार प्रशासन सख्त हो गया है। बाहर से आने वालों की बॉर्डर पर लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसके बाद ही लोगों को जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं बढ़ते संक्रमण के चलते बाजारों की साप्ताहिक बंदी का भी निर्णय लिया गया, जिसको लेकर डीएम ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दे दिए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर फिर से रैंडम सैंपलिंग शुरू हो की गई है, जबकि होटल कर्मचारी और पुरोहितों को भी जाँच करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हरिद्वार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन एक बार फिर से सख्त नजर आ रहा है। बाहर से आने वाले लोगों की लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है और स्क्रीनिंग के बाद ही उनकी एंट्री हो रही है। बाजारों की साप्ताहिक बंदी का भी फैसला लिया गया है, क्योंकि एक बार फिर से देश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में कोरोना पैर पसार रहा है। हरिद्वार में जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है, रैंडम टेस्ट हो जाते हैं और स्क्रीनिंग लगातार की जा रही है। स्क्रीनिंग तो हर व्यक्ति की हो रही है। बाजारों की साप्ताहिक बंदी का भी फैसला लगातार लिया जा रहा है, ताकि इस संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। 2 गज की दूरी का खास ध्यान रखने की बात की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि उस लोग मास्क लगाएं, भीड़भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। साथ ही साथ हाथों को सैनिटाइज करते रहें, हाथों को साबुन से धोते रहें। वहीं अगर जो नियम सरकार की तरफ से लाए जा रहे हैं उन नियमों का पालन भी जरूर किया जाए। जो नियमों का पालन नहीं करता उनके चालान भी लगातार किए जा रहे हैं। तो हरिद्वार में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन एक बार फिर से अलर्ट हो गया है। बढ़ते संक्रमण को लेकर यह फैसला लिया गया है कि जो भी बाहरी व्यक्ति हैं, जो भी आते हैं हरिद्वार में, उनकी या तो रैंडम टेस्ट किया जाएगा और स्क्रीनिंग तो हर एक व्यक्ति की होगी। साथ ही साथ बाजारों की साप्ताहिक बंदी पर भी फैसला लिया गया है कि बाजारों में साप्ताहिक बंदी होगी, यानी कि वीकेंड पर हो सकता है कि बाजारों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। तो ऐसे में तमाम फैसले लेने की तैयारियां हो रही हैं और एक बार फिर से आम जनता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए आम जनता से लगातार अपील की जा रही है कि वो सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो ज़रूर करें, मास्क ज़रूर लगाएं, 2 गज की दूरी ज़रूर बनाएं, वरना फिर स्थिति ऐसी ही होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना तेजी के साथ पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। देवोत्थान एकादशी पर हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, जहां श्रद्धालु स्नान कर दान को महत्व दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि देवोत्थान एकादशी का विशेष महत्व हमेशा से माना जाता रहा है और अब भी माना जाता है, जिसके चलते धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। हालांकि कोरोना काल की वजह से भीड़ कम है, वरना हर साल आज के दिन हर की पैड़ी पर तमाम लोग पहुंचते हैं, लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और यहां पर गंगा स्नान करते हैं। बड़े पैमाने पर दान धर्म किया जाता है, क्योंकि आज का दिन बेहद शुभ माना जाता है और हिंदू धर्म में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। हरिद्वार से मेरे सहयोगी नरेश भी मेरे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल ये जानकारी आप तक पहुंचा दे। गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से। नरेश, हरिद्वार में आज के दिन हर साल बहुत रौनक देखने के लिए मिलती है। इस बार कोरोना काल में किस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है? देखिए काजोल, आपको बता दें कि आज देवोत्थान एकादशी है और आज का दिन भी एक विशेष दिन माना जाता है, क्योंकि पुरानी कथाओं के अनुसार भी इस दिन का खास विशेष महत्व है। वहीं जो भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसा माना जाता है जो आज के दिन गंगा में स्नान कर दान पुण्य करता है, उसके जो कई जन्मों के जो पाप है वो कट जाते हैं। और वहीं पौराणिक कथा के अनुसार काजोल, आपको बता दें कि आज के दिन जो है भगवान भोलेनाथ का जो कार्यकाल 4 महीने का जो भगवान विष्णु ने उनको दिया था वो समाप्त हो जाता है और आज के दिन भगवान विष्णु को जगाकर पुनः जो है सृष्टि के संचालन के लिए उनको आह्वान भी किया जाता है। उसके बाद जो है भगवान शंकर कैलाश चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से सनातन धर्मियों के लिए आज देवोत्थान एकादशी का एक विशेष महत्व है। हालांकि कोरोना के चलते जो बॉर्डर पर सक्रियता बढ़ा दी गई है और जिला प्रशासन द्वारा लगातार जो है स्क्रीनिंग की जा रही है और एनसीआर से जितने भी लोग हरिद्वार धर्मनगरी पहुंच रहे हैं उनकी सैंपलिंग की जांच भी यहाँ पर की जा रही है। जी काजोल। बिल्कुल नरेश, और हर की पैड़ी पर क्या तैयारियां हैं? क्योंकि कुछ तस्वीरें मेरे सामने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरह से करवाया जा रहा है? क्या सभी लोग जो पहुंच रहे हैं वो मास्क लगा रहे हैं और यहाँ पर स्नान भी किया जा रहा है? तो ऐसे में अलग से क्या व्यवस्था की गई है? निश्चित रूप से प्रशासन द्वारा लगातार बैरिकेडिंग की गई है। जो लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं उनका स्कैनिंग की जा रही है, उनका टेम्परेचर यहाँ पर देखा जा रहा है। उसके साथ ही गंगा सभा हरिद्वार की ओर से लगातार प्रचार प्रसार
किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। और जिस तरह से जो श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे हैं, साफ तौर पर देखा जाए तो लोगों को मास्क के लिए लगातार गंगा सभा के द्वारा आह्वान किया जा रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया नरेश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज देवोत्थान एकादशी है और ऐसे दिन हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज के दिन दान धर्म किया जाता है और श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो गंगा स्नान कर भारी संख्या में हर की पैड़ी पहुंचती है। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है, जहां आज ऊंचे बुग्यालों पर पहाड़ी पर हिमपात शुरू हो गया, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। गौरसो, चित्रखाना, कुंवारी बुग्याल और चिनाप्पा घाटी बर्फबारी से साराबोर है, जबकि बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब सहित नीतीमाणा घाटी में जबरदस्त हिमपात हो रहा है। वहीं निचले इलाकों में भारी शीतलहर के चलते ठंड बढ़ गई है, जिससे लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। तो लगातार जोशीमठ में मौसम का मिजाज बदल रहा है और लगातार हिमपात शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भारी हिमपात हो रहा है, बर्फबारी हो रही है। वहीं जो निचले इलाके हैं वहां पर शीतलहर चल रही है, तो ठंड काफी बढ़ गई है, लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। हिमपात और भारी बर्फबारी से जो घर हैं, जो झीलें हैं, वो पूरी तरीके से जम चुकी है। तो तमाम जो पर्यटक यहां पहुंचते हैं उनके लिए मौका बहुत अच्छा है। खुशी लोगों में दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ तापमान गिरने से भारी ठंड भी हो रही है। तो ऐसे में लोग घरों में कैद हो गए हैं, इतनी ठंड में लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैदानी इलाकों में बारिश भी लगातार हो रही है। मेरे सहयोगी संजय कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं जोशीमठ से। संजय, जोशीमठ में लगातार मौसम करवट ले रहा है, भारी बर्फबारी हो रही है, शीतलहर चल रही है, कहीं पे बारिश भी हो रही है। ऐसे में किस तरह से लोग जीवन यापन कर रहे हैं? जी देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग ने 3 दिन का पहाड़ी जिलों में अलर्ट बताया हुआ है, 2000 मीटर से ऊपर के क्षेत्र की बात करते हैं तो अभी भी सुबह से लगातार बर्फबारी हो रही है। और अगर बात की जाए अलकनंदा और धौलीगंगा घाटी की, तो पूरा शीतलहर की चपेट में दोनों क्षेत्र है। और जो सीमांत के लोग हैं ठिठुरन और कड़ाके की सर्दी के बीच शीतलहर से जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, यानी कि कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारी ठंड और पड़ सकती है जोशीमठ में, उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया? जी देखिए, मौसम विभाग ने तो पूरे 3 दिन का अलर्ट जारी किया हुआ है। 2500 मीटर से ऊपर जो बर्फबारी का सटीक आकलन मौसम विभाग ने बताया, उसका सीधा साधा असर जो है सीमांत के क्षेत्रों में पड़ रहा है। 2 दिन से लगातार बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही है। बद्रीनाथ, बद्रीपुरी आप देख रहे हैं किस तरह से बर्फ से खराब हो रही है। वहीं पर्यटन केंद्र औली में भी लगातार सुबह से बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ के जो निचले इलाके हैं वहाँ पे रुक रुक के बारिश जारी है। जी बिल्कुल संजय, अगर पर्यटकों की बात की जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भारी बर्फबारी देखने के लिए भारी संख्या में पहुंचते हैं, तो ऐसे में उनके लिए किस तरह का ये मौसम है, किस तरह की खुशी है उनमें? और जो व्यवसाय के लिए वहां लोग निकलते हैं रोजगार के लिए, उनके लिए किस तरह से ये बहुत अच्छा मौसम कहा जा सकता है? जी देखा जाए, अगर शीतकालीन पर्यटन जो है क्षेत्र में परवान चल रहा है, जिस तरह से चारधाम यात्रा पूरी समाप्त हो चुकी है और इसके बाद एकमात्र जरिया जो है स्थानीय लोगों के लिए जो आजीविका का जरिया है वो केवल ये शीतकालीन पर्यटन होता है। इसके लिहाज से क्षेत्र का नहीं लेकिन पूरे भारत का जो है शीतकालीन पर्यटन केंद्र जो औली है काफी विकसित हो चुका है। लोग पूरी तरह से इसकी ओर रुख कर रहे हैं। औली में जो चेयरलिफ्ट और केबल कार है, जो मार्ग है एशिया का सबसे लंबा ऊंचा, उसका भी लुत्फ उठाने लगातार पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। मरीजों को जीवन दान देने वाला रुड़की का ब्लड बैंक कोरोना की मार झेल रहा है। ब्लड बैंक में खून की कमी ने मरीजों की चिंता बढ़ा दी है। 350 यूनिट की क्षमता वाले रुड़की के ब्लड बैंक में नाम मात्र ही ब्लड बचा है, जबकि इस ब्लड बैंक में थैलीसीमिया से पीड़ित करीब 56 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, जिन्हें हर महीने खून की जरूरत पड़ती है। बताया जा रहा है कि लोग कोरोना के चलते ब्लड डोनेट करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे और साथ ही ब्लड डोनेट कैंप भी नहीं लगा पा रहे हैं, जिसके चलते ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ब्लड लेने वाले तीमारदारों को पहले 1 यूनिट के बदले 1 यूनिट ब्लड और 650 रुपए देना अनिवार्य था, लेकिन अब शासन के आदेश पर अब ब्लड लेने वालों का 1050 रुपए और 1 यूनिट ब्लड देना पड़ सकता है।
तो रुड़की से ये जानकारी मिल रही है, जहां पर रुड़की का ब्लड बैंक कोरोना की मार झेलता हुआ नजर आ रहा है। ब्लड बैंक में खून की कमी हो गई है, जिसकी वजह से मरीजों की चिंता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 350 यूनिट की क्षमता वाले ब्लड बैंक में ब्लड की कमी है। ऐसे में कुछ बच्चे जिन्हें बीमारियां होती हैं, उन्हें हर महीने ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में इस ब्लड बैंक की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले जो तीमारदार होते थे उन्हें 650 रुपए देने होते थे एक यूनिट लेने के लिए, लेकिन अब उन्हें 1050 रुपए देने पड़ रहे हैं एक यूनिट लेने के लिए। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी स्थिति जो है वो गंभीर हो गई है, और ये सब कुछ हो रहा है कोरोना की वजह से, क्योंकि लोग ब्लड डोनेट नहीं कर पा रहे हैं या दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, थोड़ा सा डर है, और साथ ही साथ ब्लड कैंप्स भी नहीं लग पा रहे हैं। जो डोनेट कैंप लगते हैं हमेशा से ही, वो नहीं लग पा रहे हैं। तो ऐसे में कमी अब रुड़की के ब्लड बैंक में हो गई है। ऐसे में स्थिति गंभीर है और तीमारदारों को ज्यादा पैसा भी देना पड़ रहा है। बच्चा है या DIC के अंदर पेशेंट्स हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ही ब्लड यहाँ से अवेलेबल हो रहा है। तो गरीब जनता जो है तो वो तो सरकारी में ही आएगी, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही ब्लड मिलेगा। पहले पूर्व में 650 रुपए का रेट था, उसे बढ़ाकर मात्र 1050 किया गया है। हमारे पास करीबन 350 यूनिट ब्लड की कैपेसिटी है, और अभी ब्लड, क्योंकि कोविड की वजह से कैंप्स काफ़ी कम लग रहे हैं और इसमें काफ़ी हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और कई बार ब्लड काफ़ी कम हो जाता है और हमें 1 या 2 यूनिट पर हर ग्रुप की बचा के रखनी पड़ती हैं किसी इमरजेंसी के लिए, कि कोई सीवियर कोई ट्रॉमा ना हो जाए या कोई गर्भवती महिला ब्लीडिंग एकदम सडनली शुरू ना हो जाए। ऐसे मरीजों के लिए 1 या 2 यूनिट हम बचा के रख चलते हैं रिजर्व के लिए। और लेकिन अभी ओवरऑल ही कमी हो रही है। जल्दी हमारे इस हफ्ते में 1-2 कैंप लगने वाले हैं। अब थोड़ा पब्लिक निकल के बाहर आनी शुरू हुई है, तो उम्मीद है कि 15 दिन 20 दिन में हमारे काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अरशद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरशद, रुड़की में ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो गई है, ऐसे में आगे क्या तैयारी है प्रशासन की तरफ से और जो अस्पताल प्रबंधन है उनकी तरफ से, क्योंकि स्थिति गंभीर है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से कोरोना काल में कोई भी संस्था ब्लड डोनेट नहीं कर पा रही है, उसी वजह से अगर बात की जाए तो ब्लड बैंक में बहुत कमी है। कमी क्या, आपको बता दूं कि बहुत से ग्रुप ऐसे हैं जो कि ब्लड बैंक में बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। पर अगर बात की जाए अधिकारियों की, तो उनका कहना है कि इसमें ये एक बड़ी समस्या है। इसमें भी प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्दी कहीं से इस तरह के साधन जुटाए जाए जो कि ब्लड की पूर्ति हो सके। पर अभी ये कहना संभव नहीं है कि कब तक ये पूर्ति होगी, क्योंकि अभी जो मरीज आ रहे हैं जो जिनको ब्लड की जरूरत है, उनको कहीं ना कहीं निराश यहाँ से जरूर लौटना पड़ रहा है। जी अरशद, तीमारदारों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि ब्लड की कमी है और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें हर महीने ब्लड की जरूरत होती है, तो ऐसे में तीमारदारों को ब्लड भी लेना है तो उन्हें काफी पैसा भी देना पड़ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो गरीब तीमारदार हैं उनको इसकी मार जरूर झेलनी पड़ रही है, क्योंकि प्राइवेट ब्लड बैंक में हालांकि ब्लड तो उपलब्ध हो जाता है, पर उसके दाम काफी ऊंचे होते हैं, जिसको लेकर इनको काफी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कोरोना काल में चलते अगर बात की जाए तो सभी लोगों की इनकम में भी काफी फर्क पड़ा है, तो उसको लेकर इतना महंगा ब्लड खरीदना भी लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब बना हुआ है। तो इसको लेकर काफी चिंता भी लोगों में सता रही है। लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं ब्लड बैंक उनके साथ न्याय नहीं कर रहा, जिस तरह इस कोरोना काल में उनको ब्लड नहीं पिलवा रहा। पर वहीं अगर बात की जाए ब्लड बैंक के जो वहाँ पर उपस्थित लोग हैं, मैनेजर हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ पर अभी किसी तरह के कैंप नहीं लगे और हमारे पास ब्लड जो है पूरी मात्रा में नहीं आ पा रहा है। जी बिल्कुल अरशद, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं जल्द आपको रुक करूंगी। तो रुड़की के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो गई है, जिसकी वजह से मरीजों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के मछली बाजार में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जहां दबंगों ने धारदार हथियारों से दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज देहरादून और हरिद्वार के अस्पताल में चल रहा है। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये पूरा मामला रुड़की का, जहां 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। मारपीट में 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बच्चे भी शामिल हैं और बच्चों की हालत बेहद
गंभीर बताई जा रही है। मेरे सहयोगी अर्शद लगातार मेरे साथ बने हुए हैं रुड़की से। अर्शद, किस बात को लेकर ये पूरी मारपिटाई हुई और ये खूनी संघर्ष हुआ? देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि पैसे का लेन देन ने इस खूनी संघर्ष को बढ़ाया है, तो दोनों तरफ से अगर बात की जाए, कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इसी के चलते लाठी डंडे और धारदार हथियार भी इस्तेमाल किए गए। तो एक में एक बड़ा जो है पुलिस के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं पुलिस का कहना है कि जैसे ही दोनों तरफ से तहरीर आएगी, उसमें जांच की जाएगी और तमाम लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। तो एक संगीन मामला है, हो सकता था एक घटना बड़ी भी बन सकती थी। इस घटना के चलते कुछ लोगों को हायर सेंटर के लिए रेफर भी किया गया, क्योंकि उनकी गंभीर हालत बनी हुई थी। रुड़की से उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। देखने वाली बात यह है कि आखिरकार पुलिस इस मामले में किस तरह से एक्शन लेती है और इन लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अर्शद तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो रुड़की का ये पूरा मामला है जहां पर मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, लाठी डंडे चले हैं, धारदार हथियारों से हमला किया गया है। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से कुछ बच्चे भी बताए जा रहे हैं। बच्चों की हालत बेहद नाजुक है, हायर सेंटर उन्हें रेफर किया गया है। फिलहाल दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। तो पैसों के लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष देखने के लिए मिला है। एक दूसरे पर धारदार हथियारों से दोनों पक्ष के लोग हमला करते हुए नजर आए हैं, जिनमें बच्चे भी चपेट में आ गए और बच्चों की हालत बेहद गंभीर है। ऊधम सिंह नगर में एसएसपी दिलीप कुंवर के निर्देशों पर जिले भर में हिस्ट्री शीटर की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही ये भी जानकारी ली जा रही है कि रुद्रपुर कोतवाली के हिस्ट्री शीटर वर्तमान समय में क्या काम कर रहे हैं। इसी के चलते रुद्रपुर कोतवाली के हिस्ट्री शीटरों ने कोतवाली पहुंचकर अपनी हाजिर दर्ज कराई है, जिसमें रुद्रपुर नगर निगम में वाहन चालक के पद पर तैनात हिस्ट्री शीटर भी अपनी हाजिरी दर्ज कराने रुद्रपुर कोतवाली पहुंचा। पूछताछ में पता चला कि महावीर पिछले 20 साल से रुद्रपुर नगर निगम में संविदा पर वाहन चालक के पद पर तैनात है। आरोप है कि महावीर निगम में तैनाती से पहले हत्या के मुकदमे में जेल जा चुका है और रुद्रपुर कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है, लेकिन नगर निगम इस जानकारी से बिल्कुल अनजान है। तो रुद्रपुर नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नगर निगम का ड्राइवर हिस्ट्री शीटर निकला, 20 साल से ड्राइवर पद पर तैनात है, लेकिन इससे पहले वो एक हत्या कर चुका है। नगर निगम के लोगों को, अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर हुई है। हमारे जिले में एसएसपी महोदय द्वारा संदिग्धों की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में हिस्ट्री शीटरों को आज बुलाया गया था। उनके बारे में जानकारी की गई, वो आज की डेट में क्या काम कर रहे हैं, कहीं अपराधों में संलिप्त तो नहीं है अभी भी। तो इसी संबंध में उनको बुला के थोड़ा जानकारी संग्रहित की गई है। ये मुझे आप ही से ये जानकारी मिल रखी है। अगर ऐसा है तो हम पुलिस से इसमें बारे में रिपोर्ट लेंगे और पुलिस की स्वयं की भी ड्यूटी है कि उसे पता लगता है कि किसी भी सरकारी संस्थान या स्वायत्तशासी इकाइयों में कोई ऐसा कर्मचारी कार्य कर रहा है जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो हमें रिपोर्ट दे दें। अदरवाइज मैं सीओ साहब से इसके बारे में रिपोर्ट लूँगी और अगर आपकी बात में सच्चाई और सत्यता पाई जाती है तो तुरंत इसमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मामला है जहां पर 20 साल से ड्राइवर पद पर तैनात व्यक्ति हिस्ट्री शीटर निकला है, लेकिन नगर निगम को इस मामले में किसी भी जानकारी के बारे में नहीं पता। चमोली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए, जबकि जिला अस्पताल गोपेश्वर में बनाए गए कोरोना वार्ड में भर्ती एक कोरोना मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 283 हो गई है। तो चमोली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक दिन में 11 नए मामले सामने आए हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।